हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को मक्का का दाना और उसके प्रमुख भागों के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मक्का का दाना तो आपने देखा ही होगा, ये है मक्का और ये है मक्के के दाने, जिसको अंग्रेजी में मेज बोलते हैं। मक्का का दाना या ग्रेन एक बीजी छोटा फल होता है, यानी ये एक बीजपत्री फल होता है, एक बीजी होता है, तथा इसमें फलभित्ति या फ्रूट बाल और बीजावरण अर्थात सीड कोड दोनों आपस में युग्मित होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो एक बीजपत्री बीज होते हैं, इनमें जो फलभित्ति होती है और बीजावरण होता है वो एक ही में जुड़े रहते हैं, युग्मित होते हैं और पीले या कत्थई रंग की बाहरी झिल्ली बनाते हैं। यानी जो इसका बाहर का रंग होता है, जो बीजावरण होता है, उसका बाहरी रंग कैसा पीला अथवा कत्थई होता है, या अब अलग अलग रंगों के भी आ गए हैं। तो दाने का रंग सफ़ेद, पीला या हल्का लाली लिए होता है। आपने देखा होगा, या तो सफ़ेद होगा या तो पीला होगा या हल्का लाली लिए होता है। तो आप समझ गए इतनी बात कि मक्का का दाना एक बीजी होता है, एक बीजपत्री होता है, और इसकी फलभित्ति और बीजावरण दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। और कैसा रंग होता है? तो पीला कत्थई रंग की ये बाहरी झिल्ली होती है, यानी बीजावरण जो इसका होता है वो पीला या कत्थई रंग का होता है। और दाने का रंग अगर देखा जाए तो सफ़ेद, पीला या हल्का लाली लिए होता है। अगर आकार की बात की जाए तो मक्का का दाना दांत की तरह होता है, यानी जैसे हमारे दांत होते हैं बिल्कुल उसी तरह से, जो पिछले दांत होते हैं बिल्कुल उसी तरह से मक्का का दाना होता है। यदि दांत के बारे में पूरी जानकारी आप चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो मक्का का दाना दांत की तरीके का होता है, एक सिरे पर नुकीला और दूसरे सिरे पर चपटा होता है, यानी पार्श्व तलों पर कैसा होता है? चपटा होता है, और दूसरे सिरे पर कैसा होगा? नुकीला होता है। और वही नुकीला सिरा वृंत से जुड़ा होता है, वह पुष्प वृंत अथवा फल का डंठल होता है। यानी जब हम भुट्टा खा लेते हैं, जो उसमें जो डंठल बसता हुआ है, जो पुष्प वृंत बसता है, उसे वृंत कहा जाता है। तो दाने के चपटी ओर यानी दाने के नुकीले तरफ एक छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है, जिसे भ्रूण कहा जाता है। तो ये जो एम्ब्रियो है, या हिंदी में भ्रूण कहा जाता है, जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये दाने की चपटी तरफ होता है। अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो दाने के भीतरी भागों की संरचना को समझने के लिए पानी में भिगोए गए दाने को ऊपर से नीचे तक मध्य से लंबवत इस प्रकार काटा जाता है कि भ्रूणीय भाग के बीच से होता हुआ दो भागों में विभाजित हो जाए। मतलब अगर मक्के के दाने की संरचना हमें जानना है, अच्छे से देखना है, तो क्या इसके भीतरी भागों को समझना है, तो क्या करेंगे कि मक्के के दाने को पानी में पहले भिगो देंगे, और जब वो पानी को अवशोषित करके फूल जाएगा, यानी जब मक्का का दाना पानी में भिगोने पर फूल जाएगा, तो कैसे काटना है? ऊपर से नीचे तक पूरा काटना है, और बीच से बिल्कुल काटना है। कैसे? लंबवत काटना है, बीच से ऊपर से नीचे तक पूरा काट दीजिए। मतलब यहाँ से इस तरह से पूरा काटना है। तो जब भूणीय भाग से होकर ये जाएगा, बीच से होता हुआ जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा, तो इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक भाग के कटे तल को आवर्धक लेंस से देखने से पता चलता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जब इसको भूणीय भाग के बीच से काटा गया है तो दोनों में से कोई एक टुकड़ा ले लिया गया है और उसको आवर्धक लेंस से देखा गया है। तो इस प्रकार से इसमें भाग बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो चौड़े सिरे की ओर देखिए, अधिकांश सफ़ेद भाग भ्रूणपोष है। जो चौड़ा सिरा है, ये जो भरा सा आप देख रहे हैं, ये क्या है? भ्रूणपोष है। तो इसमें भ्रूण भरा रहता है, तो भ्रूणपोष हो गया। और नुकीले सिरे की ओर अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है, यानी जिधर नुकीला सिरा था, चोंचदार सिरा था, उधर छोटा भाग होता है, ये भ्रूण होता है, इसको भ्रूण कहा जाता है। तो सबसे बाहरी परत फलभित्ति और बीजावरण के जुड़ने से बनती है। जो बाहरी परत है, ये जो फलभित्ति कहा जाए, तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो एक बीजपत्री दाने होते हैं, जो एक बीजपत्री बीज होते हैं, उनकी फलभित्ति या फ्रूट बाल और बीजावरण यानी सीड कोड आपस में युग्मित रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें फलभित्ति और बीजावरण जुड़ गया है आपस में। तो ये क्या बन गई है कि सबसे बाहरी परत बन गई है। और फिर इस आवरण के अंदर एक विशेष पतला स्तर आप देख रहे हैं, एक बिल्कुल थिन सा स्तर देख रहे हैं, जिसे एल्यूरोन स्तर बोला गया है। ये
ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं इसे एल्यूरोन स्तर कहा जाता है। तो ये हो जाएगा एल्यूरोन स्तर। इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं इसमें प्रोटीन के कण अधिक मात्रा में होते हैं, यानी इस स्तर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं एल्यूरोन स्तर में, इसमें प्रोटीन के कण अधिक मात्रा में भरे रहते हैं। अंकुरण में इन कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्य होता है। चूँकि इसमें प्रोटीन के कण रहते हैं इसलिए जब बीज अंकुरित होने लगता है, उगने लगता है, तो इसमें इन अंकुरण में इन कोशिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब आगे बढ़ा जाए तो बड़े भाग भ्रूणपोष और छोटे भाग भ्रूण को दो स्पष्ट भागों में बांटने वाली एक लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली एक कोशिका मोटी परत है, तो ये उपकला या एपिथेलियम होती है। हिंदी में एपिथेलियम को उपकला बोला जाता है। यानी भ्रूणपोष और भ्रूण को दो भागों में बांटा गया है यहाँ पर। तो दोनों भागों को बांटने वाली जो रेखा है उसे एपिथेलियम स्तर कहा गया है या उपकला ऊतक कहा गया है। तो भ्रूणपोष एक प्रकार का भोजन संग्रह ऊतक होता है। मैंने अभी पहले बताया है जो भ्रूणपोष है ये वाला, ये एक प्रकार से भोजन का संग्रह करता है, यानी भोजन इसमें संग्रहित रहता है, इकट्ठा रहता है। भोजन संचित यानी संचित भोजन मुख्यतः मंड होता है, और जो इसमें भोजन संचित रहता है वो होता क्या है, स्टार्च होता है। मुख्य रूप से जो भ्रूणपोष भरा रहता है इसमें वो क्या है, स्टार्च होता है, या हिंदी में कहें तो मंड होता है, जिसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होती है। यानी इसी स्टार्च में कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है। आयोडीन घोल के द्वारा भ्रूणपोष में उपस्थित मंड का परीक्षण किया जाता है। ये मैंने अपने चैनल में मंड का परीक्षण कैसे किया जाता है वीडियो अपलोड किया है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल में जाकर के देख सकते हैं कि मंड का परीक्षण कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आयोडीन घोल के द्वारा भ्रूणपोष में उपस्थित मंड का परीक्षण आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि भ्रूण को दो भागों बांटा गया है। पहला स्क्यूटेलम या वर्थिका। अगर भ्रूण की बात की जाए, केवल इतने की बात की जाए, ये वाला भाग वो तो भ्रूणपोष था। भ्रूण की बात की जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया है। ढाल के आकार का एकमात्र बीजपत्र है जिसको वर्थिका कहा जाता है। यानी इसको जो वर्थिका कहा गया है, अगर ये द्विबीजपत्री होता तो इसको बीजपत्र बोला जाता। तो ये वर्थिका या स्क्यूटेलम कहलाता है। और दूसरा भाग अक्ष, जिसका ऊपरी भाग प्रांकुर कहलाता है। ये जो ऊपर का भाग है इसको प्रांकुर कहते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दूसरे भाग भ्रूण के अंदर अगर हम आते हैं तो भ्रूण में वर्थिका या स्क्यूटेलम है, और दूसरा भाग है अक्ष, जिसका ऊपरी भाग यानी जिसमें ऊपर की ओर क्या है, प्रांकुर है ये वाला, और इस पर कुछ नन्ही सी पत्तियों का आवरण यानी प्रांकुर चोल होता है। आपको छोटी छोटी सी पत्तियों जैसी दिखेंगी जिसे प्रांकुर चोल कहा जाता है या कालियोप्टाइल कहा जाता है। जस्ट इसी के विपरीत यानी प्रांकुर के विपरीत अगर देखा जाए तो अक्ष के नीचे की तरफ मूलांकुर कहलाता है ये वाला भाग, और इस पर एक आवरण मूलांकुर चोल चढ़ा रहता है। तो ये है मूलांकुर चोल और ये है मूलांकुर, और मूलांकुर चोल को कालियोराइज भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये चोल मूलांकुर तथा प्रांकुर की रक्षा करते हैं। यानी जो प्रांकुर चोल है वो प्रांकुर की रक्षा करेगा, जो मूलांकुर चोल है वो मूलांकुर की रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों चोल जो होते हैं ये इसकी रक्षा करते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये एल्यूरोन स्तर पूरा प्रोटीन के कण इसमें भरे रहते हैं, और इसका जो बाह्य आवरण होता है वो कुल मिलाकर के फलभित्ति और बीजावरण दोनों आपस में युग्मित करके बनते हैं, और दो भागों में बटा होता है भ्रूणपोष और भ्रूण। भ्रूणपोष में भ्रूण रहता है, उसमें भोजन एकत्रित रहता है और कुछ प्रोटीन के कण भी पाए जाते हैं, और भ्रूणपोष और भ्रूण को एपिथेलियम स्तर के द्वारा अलग किया गया है। इसमें अगर भ्रूण की बात की जाए तो बीजपत्रों की अगर इसमें बात की जाए तो बीजपत्र तो नहीं होते, लेकिन आप बीजपत्र समझ सकते हैं। तो ऊपर की ओर देखिए प्रांकुर के ऊपर प्रांकुर चोल है जो प्रांकुर की रक्षा करता है, और नीचे की ओर मूलांकुर होता है जिसके ऊपर मूलांकुर चोल होता है जो मूलांकुर की रक्षा करता है। तो मक्का का दाना एक बीजी छोटा फल होता है, और जो एक बीजी फल होते हैं उनकी फलभित्ति और बीजावरण यानी फ्रूट वॉल और सीड कोड आपस में युग्मित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। रंग कैसा होगा, दाने का रंग सफ़ेद, पीला या हल्का लाली लिए होता है। और आकार की अगर बात की जाए तो आकार बिल्कुल मनुष्य के दांत के जैसा होता है। जैसे पीछे के दांत होते हैं, एक तरफ नुकीला होता है और दूसरी तरफ यानी पार्श्व तलों पर चपटा होता है। जिस तरफ ये नुकीला होता है उसी तरफ ये भुट्टे से जुड़ा रहता है,
या वृंत से जुड़ा रहता है, उसको आप वृंत कह सकते हैं, जिसको देसी भाषा में खुखड़ी भी बोला जाता है। तो वृंत से जुड़ा रहता है, उसको पुष्प वृंत भी आप कह सकते हैं, या फल का डंठल भी कहा जा सकता है। और दाने की जो चपटी तरफ होता है उधर भूण पाया जाता है। अब अगर संरचना की बात की जाए तो इसको कैसे काटेंगे, तो इसको जो आप चित्र देख रहे हैं इसको बीचों बीच से काटा गया है, ताकि ये जो भूण है बिल्कुल बीच से कटे। जब बीच से दो भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है तो आवर्धक लेंस से देखा गया, और आवर्धक लेंस से देखने पर ऊपर की तरफ भ्रूणपोष होता है और नीचे की तरफ भ्रूण दिखाई देता है, और फलभित्ति जो है बीजावरण के साथ में जुड़ी हुई होती है। अब इसमें आवरण के अंदर अगर देखा जाए, यानी बीजावरण के अंदर की ओर चला जाए, तो एलिरोन अस्तर होता है, और ये पतला अस्तर बिल्कुल सा होता है, और इसकी कोशिकाओं में प्रोटीन के कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और जब अंकुरण होता है तो ये अंकुरण में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। अब बड़े भाग की ओर अगर देखा जाए तो भ्रूणपोष है, और छोटा भाग जो है वो भ्रूण होता है, और भ्रूणपोष तथा भ्रूण ये उपकला ऊतक या एपिथेलियम स्तर के द्वारा अलग अलग भागों में बटे होते हैं। भ्रूणपोष एक प्रकार का भोजन संग्रह ऊतक होता है, इसमें भोजन संचित रहता है, और किस रूप में, तो मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में संचित रहता है, और इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है। आयोडीन घोल के द्वारा अगर आप परीक्षण करना चाहते हैं तो मंड का परीक्षण कर सकते हैं। अब अगर भ्रूण के अंदर देखा जाए तो ढाल की तरफ ये जो देख रहे हैं आप बीजपत्र हैं, या इसी को वर्थिका बोला जाता है, या स्क्यूटोलम बोलते हैं, वर्थिका या स्क्यूटेलम कह सकते हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो अक्ष होता है, अक्ष जिसका ऊपरी भाग प्रांकुर और नीचे का भाग मूलांकुर कहलाता है। तो प्रांकुर के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये प्रांकुर चोल होता है, जो प्रांकुर की रक्षा करता है। इस तरह से नीचे की तरफ देखा जाए तो मूलांकुर होता है, और इसके भी ऊपर मूलांकुर चोल होता है जो मूलांकुर की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से पूरी संरचना आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी।